हेलो फ्रेंड्स, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए हमारी तरफ से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, चूंकि आज टीचर्स डे है तो आज थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, और ये भी कहा था कि यह संविधान का हृदय है। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल 32 इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बिना हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हमें फंडामेंटल राइट्स को समझना पड़ेगा। तो पहले हम फंडामेंटल राइट्स को ब्रीफ में ये समझेंगे। इसको मैं आर्टिकल वाइज आर्टिकल बाद में किसी वीडियो में कवर करवा दूंगा। यदि आपका रिस्पांस इस वीडियो पे अच्छा रहा तो मैं आर्टिकल वाइज आर्टिकल फंडामेंटल ऑफ राइट्स को भी कवर करवा दूंगा। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में हम आर्टिकल 32 को डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में आर्टिकल 32 क्या है, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट कितने प्रकार की रीटों को जारी कर सकता है, और उन रीटों में क्या प्रावधान है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथ में सीखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़रूर मजा आएगा। फंडामेंटल राइट्स, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटेन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स लेजिस्लेटिव बॉडी यानी जो कानून को बनाती है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कानून को इम्प्लीमेंट कराती है, इन दोनों की शक्तियों को मर्यादित करता है। फंडामेंटल राइट्स से यदि नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो उससे ये हमें संरक्षण प्रदान करता है। हमारे मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स की टोटल संख्या 7 थी, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन करके सन 1978 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हमारे संविधान में जो टोटल फंडामेंटल राइट्स की संख्या है वो 6 है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है। चूँकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है, तो चलिए समझते हैं पहले आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। यह बताया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या है। जैसे किसी गवर्नमेंट की संस्था हो गई, कोई भी गवर्नमेंट की संस्था जैसे NTPC, IOCL, अलग अलग गवर्नमेंट की जितनी भी ब्रांचेज आती हैं वो स्टेट के अंदर आएगी। नगर पंचायत, नगर निगम, राज्य पंचायत, जो भी गवर्नमेंट के तहत जो भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं वो सारे राज्य कहलाएंगी। आर्टिकल 13 में यह बताया गया है कि यदि लेजिस्लेटिव बॉडी यानी जो कानून, जो विधायिका है, जो भी कानून बनाएगी, यदि उससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह स्वतः ही शून्य माना जाएगा। अब बढ़ते हैं राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी कानून बनाएगी वो सभी के लिए समान होंगे। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। सिंपल सी बात इसमें यह बताई गई है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, RTI जो दाखिल करते हैं इसी में हम कहीं भी घूम सकते हैं। सम्मानपूर्वक जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है वो हमें आर्टिकल 19 से लेके 22 के बारे में इसका वर्णन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की तरफ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 23 और 24 में किया गया। 23 में यह बताया गया है कि बलात्श्रम यानी मानव की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। आर्टिकल 24 में बाल मजदूरी को रोका गया है। ये बताया गया है कि जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है उनसे बाल मजदूरी नहीं कराया जा सकता। कोई भी व्यक्ति इनसे बाल मजदूरी कराता हुआ मिल जाता है तो उनको 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यही नहीं, 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो बच के रहो भैया। ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी हैं। कितना इम्प्लीमेंट होता है आप सबको पता ही है। अब बढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन की तरफ, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 25 से 28 तक में किया गया है। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, एक संस्था बना सकते हैं, उस संस्था को चला सकते हैं, उसके द्वारा जो भी धन अर्जित होता है उसका रख रखाव भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। हम किसी भी चीज़ को एग्जॉस्ट नहीं करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो संविधान में यह भी प्रावधान है कि आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की तरफ, यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है, जिसमें यह बताया गया है कि हमारी कोई भी संस्कृति हो, हम किसी भी संस्कृति समुदाय से आते हो, हमारी कोई भी वेशभूषा हो, उसके आधार पर
हमें किसी भी कॉलेज में, किसी भी संस्था में एडमिशन लेने से, घुसने से कोई रोक नहीं सकता। यदि ऐसा होता है तो हम अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके ऊपर उचित सुनवाई करेगा। और यदि वो गलत पाए जाते हैं, आपके द्वारा कही गई बात सत्य होती है, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी करेगा। अगले आर्टिकल की तरफ, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया था। ये हमारे मूल संविधान में था, लेकिन बाद में इसे चेंज करके राइट टू प्रॉपर्टी से इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब ये आर्टिकल 300A में है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो आर्टिकल 300A में ही है, तो ये अब फंडामेंटल राइट्स नहीं। अब टाइम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 का। आर्टिकल 32 ये हमारे संविधान का महत्वपूर्ण प्रावधान है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि यह संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह हमारे संविधान का हृदय है। यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत वो डायरेक्ट हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। और इसी तरह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट्स को जारी कर सकते हैं। ये रिट्स जो शब्द है एक तरह का लैटिन शब्द है और रिट्स भारत के संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको न्याय का झरना भी कहते हैं। न्याय का झरना क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पे हमें न्याय मिलता है, तो इसलिए इसको न्याय का झरना भी कहते हैं। तो चलिए इन 5 प्रकार की रिटों को समझते हैं, ये कौन कौन सी हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी नागरिक को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तो वो नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस अधिकारी के खिलाफ यह रिट जारी करेगा कि वो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि उसके गिरफ्तार करने के कारण की जांच हो सके। ये रिट किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती? यदि किसी नागरिक को कानून की अवमानना के तहत गिरफ्तार किया गया हो, दूसरा उस नागरिक को यदि उसने न्यायालय की अवमानना की हो या विधानमंडल की अवमानना की हो, इसके तहत गिरफ्तार किया गया हो, तो उसके खिलाफ यह रिट जारी नहीं की जा सकती। अगली रिट है मैंडमस, परमादेश। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होकर कुछ और कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और उसे उसके कर्तव्यों की याद दिलाती है। ये किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती? किसी निजी संस्थान के खिलाफ यह नहीं जारी की जा सकती। ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती। ये किसी भी न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जो अभी भी कार्यरत हैं उनके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है उसके खिलाफ भी इस प्रकार की रिट को नहीं जारी किया जा सकता। अगली रिट है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश जारी करता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके कोई कार्य ना करे ताकि किसी नागरिक के साथ अन्याय ना हो सके। यह रिट जो है किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को उनके कार्य क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करने से रोकता है। सर्टियोररी, उत्प्रेषण। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है और यह कहता है कि यदि कोई भी मामला जो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है उसे वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को ट्रांसफ़र कर दे ताकि उस मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई की जा सके। अगली रिट है को वरंटो, अधिकार प्रेक्षा। यानी कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से हट के कुछ और करने लगता है, अपने कर्तव्य जो उसका काम है वो काम नहीं करता, कुछ और काम करने लगता है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस संबंधित अधिकारी या पदाधिकारी को यह आदेश जारी करता है और उससे यह पूछता है कि भाई आप किस संवैधानिक अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, और यदि उसका वैल्यूबल जवाब वो नहीं देता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का आधारभूत लक्षण है। संविधान में संशोधन करके इसे हटाया नहीं जा सकता, लेकिन आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स को राष्ट्रपति एक फंडामेंटल राइट को या पूरे फंडामेंटल राइट को समाप्त कर सकता है, लेकिन आपातकाल के समय भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता।
आर्टिकल 32 जो प्रावधान है, इसके बिना पूरा जो फंडामेंटल राइट है वो निर्जीव साबित हो जाता है। आर्टिकल 32 ही हमें यह अधिकार देता है कि यदि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके अपनी याचिका को दायर कर सकें। तो हमारी ये एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसी लगी, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आगे भी संविधान के कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप सबको वीडियो बना के लाता रहूँगा और हम सब सीखते रहेंगे, साथ में मिल के सीखेंगे। ये प्राइस टाइम, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यदि हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो आप सब्सक्राइबर में से 2 लोगों को प्राइज़ दिया जाएगा। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दिया, तो उनमें से मैंने 2 लोगों का चयन कर लिया है, शॉर्ट लिस्ट किया है 2 लोगों को। उनमें से पहला नाम है मिस्टर सागर और दूसरा नाम है मिस्टर प्रेम। तो मिस्टर प्रेम और सागर, आप दोनों को बधाई हो। आप दोनों को मिलता है जियो का 3 महीने का रिचार्ज मेरी तरफ से। मैं आप सबसे कांटेक्ट करूंगा, आपका नंबर लूँगा और 3 महीने का रिचार्ज मेरी द्वारा कर दिया जाए। वैसे यार ये प्राइस वगैरह कुछ नहीं होता, ये तो हमारे और आपके बीच को बॉन्डिंग को बनाए रखने के लिए है, वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे इसके लिए है। यार आप सबके मोटिवेशन की ज़रूरत है, यार मुझे मोटिवेट करो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। यदि आप हमें मोटिवेट करते रहोगे तो आप सबके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।